अच्छा बेटा, हम लोग जो पेपर अटेम्प्ट अभी कर रहे हैं वो है मई जून 23, वेरिएंट 12। ठीक है, यानी ये पेपर 1 वेरिएंट 2। व्हाट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेफिनेशन ऑफ स्कार्सिटी? बेटा बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है। स्कार्सिटी का मतलब होता है अनलिमिटेड बॉन्ड्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास? अच्छा जी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको गिवन है, जिसमें वो कहता है कि वो पीपीसी 1 से पीपीसी 2 की तरफ चला गया। ठीक है, पीपीसी 1 से पीपीसी 2 की तरफ चला गया। व्हाट कुड कॉज दिस मूवमेंट इन द पीपीसी? कहता है कि ऐसा क्या हो सकता है कि हमारा पीपीसी राइटवर्ड चला गया हो। बेटा आपको एक बात तो पता है कि अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी होगी तो आपका पीपीसी राइटवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ये तो होना चाहिए। हायर इन्वेस्टमेंट होगी तो पीपीसी राइटवर्ड जाएगा। ठीक है। लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, बेटा अनएम्प्लॉयमेंट से हमेशा एक्चुअल पे अफेक्ट आता है। अगर लोअर अनएम्प्लॉयमेंट को कह रहा है, इसका मतलब है कि आपका एक्चुअल आगे की तरफ है। ठीक है, तो ये होना लाजमी नहीं है। आंसर इज डी। आगे, अ गवर्नमेंट स्पेंड्स $100 million on subsidizing wind farm construction instead of spending it on an infrastructure, spending it on an increase in healthcare। कहता है कि हमने फार्म को सब्सिडीज दे दी इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर। बेटा ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कौन सा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आ गया? व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर? चारों में से मैक्रो इकोनॉमिक कौन सा है? बेटा एग्रीकल्चरल प्राइस माइक्रो में पड़ा है। एवरेज अर्निंग इन द सेकेंडरी सेक्टर माइक्रो में पड़ा हुआ है। जीडीपी का नाम हमने बेटा मैक्रो में पढ़ा है, तो आंसर इज सी। टोटल कॉस्ट ऑफ जर्मन फार्मास्यूटिकल फर्म, ये जो है आपके पास कॉस्ट एंड रेवेन्यू का पार्ट है, तो ये भी माइक्रो का पार्ट। Good X is demanded in two areas, Y and Z. The table shows the amount of X demanded in these areas at different prices. What can be concluded from the table? कहता है बेटा हमारे पास गुड एक्स की प्राइस गिवन है एरिया वाई और एरिया जेड के अंदर। कहता है कि हम इस टेबल से क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो बेटा देखना, कंज्यूमर इन एरिया वाई आर मोर विलिंग एंड एबल देन कंज्यूमर्स इन एरिया जेड टू बाय गुड एक्स। बेटा क्या लिखा हुआ है कि एरिया वाई वाले जो लोग हैं वो ज्यादा विलिंग हैं सी गुड एक्स खरीदने के लिए एज कम्पेयर टू एरिया जेड वाले लोग। देखो बात सुनो, यहां पर आप खुद देखें एरिया वाई की डिमांड थ्रू आउट एरिया जेड से ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, 5 जो है हमारा ए पॉसिबल आंसर हो सकता है। अगले ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर इन एरिया वाई आर रिचर देन कंज्यूमर इन एरिया जेड। बेटा कहीं भी इस बात की आपको इंडिकेशन दी हुई है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, तो आप अपनी तरफ से अजम्पशन नहीं लगाएंगे। एरिया इन कंज्यूमर वाई वांट द गुड मोर देन कंज्यूमर्स इन एरिया जेड। बेटा डिमांडेड की बात हो रही है, यानी कि इतना हम लोग खरीद सकते हैं, इतना हम लोग खरीदना चाहते हैं। तो कहीं भी हमें वांट की इंडिकेशन गिवन है। भाई मैं बोलता हूँ मेरे पास 500 लैम्बोर्गिनी हो, मेरे पास 500 रोज रॉयस हो, मैं तो बोलने को तो कुछ भी बोल सकता हूँ ना भाई। लेकिन यहाँ पर वांट की तो कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं गिवन। देर आर मोर कंज्यूमर्स लिविंग इन एरिया वाई देन इन एरिया जेड। बेटा ये पॉपुलेशन की बात कर रहा है। क्या कहीं भी आपको पॉपुलेशन के स्टेटिस्टिक्स गिवन है यहाँ पे? नहीं गिवन। अब इसके अंदर ये भी तो बात हो सकती है ना भाई, दवाई की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंसर की दवाई है। बेटा कैंसर की दवाई तो सिर्फ वही बंदा खाएगा ना जिसको कैंसर है। समझे? अब अगर एक मुल्क में 15,000 करोड़ लोग रहते हैं, तो क्या हर बंदा कैंसर की गोली खाएगा? सिर्फ वो स्पेसिफिक गिने चुने लोग खाएंगे ना। तो लाजमी थोड़ी है कि पॉपुलेशन आपके पास हमेशा डिमांड क्रिएट करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? Which PED would cause an increase in revenue if the price of good increase? बेटा आप लोगों को बताया है कि प्राइस ज्यादा से बढ़ती है, क्वांटिटी थोड़े से कम होती है, और आपके रेवेन्यू पे भी क्या इफेक्ट आता है? पड़ता है। ऐसा कौन सी पीईडी के अंदर होता है? इन इलास्टिक, relatively inelastic. The diagram shows supply curve for coffee. The price of coffee increases from P1 to P2. How would this benefit firms in the coffee industry? कहता है बेटा कॉफी की प्राइस बढ़ गई फ्रॉम P1 टू P2, इससे कॉफी इंडस्ट्री कैसे आपके पास बेनिफिट करेगी? A higher price gives firms the ability to increase profit. A higher price gives firms the incentive to reduce total fixed cost. बेटा कहीं भी हमने ये बात पढ़ी है कि अगर आप ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट गिरेगी? A higher price will encourage consumers to buy more coffee, increase their revenue.
बेटा लॉ ऑफ डिमांड वाला प्रूव कर दिया इसने। A higher price will encourage less firms to enter the market to supply coffee। बेटा ज्यादा फर्म्स एंटर होंगी, इनकरेज होंगी, तो आंसर क्या बना इसका, हायर प्राइस से आपके प्रॉफिट्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। फिर क्या कहता है, what might be an external benefit of an increase in the number of university graduates in an economy। कहता है अगर हमारे पास यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स बढ़ जाते हैं तो उससे हमें एक्सटर्नल बेनिफिट क्या मिलेगा। तो बेटा एन इंक्रीज इन रेवेन्यू फॉर द यूनिवर्सिटी फ्रॉम फी पेइंग स्टूडेंट्स। बेटा ये यूनिवर्सिटी का प्राइवेट बेनिफिट, ठीक है, ये एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं। एन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम अ मोर प्रोडक्टिव फोर्स। बेटा टैक्स रेवेन्यू के अंदर हमारे पास क्या कहानी चलती है, कोई भी बंदा जब काम करने जाता है ना, वो इस नियत से जाता है कि उसके पैसे वगैरह बने, उसको फायदा हो, वो स्पेंडिंग कर सके। गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलना एक बहुत ही इनडायरेक्ट इफेक्ट है, समझे बात को, ये कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, ये बहुत ही इनडायरेक्ट इफेक्ट है। भाई मेरे पढ़ने से गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, मेरे पढ़ने से गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, तो बेटा जब मेरे पढ़ने से एक थर्ड पार्टी को बेनिफिट हो रहा है, वो क्या क्रिएट करेगा, एक्सटर्नल बेनिफिट क्रिएट करेगा। तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। एन इंक्रीज इन ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। कहता है भाई आपके पास ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है जैसे जैसे आपके पास वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। बेटा क्या लाजमी अगर आबादी बढ़ती रहे तो फिर एजुकेटेड लोग भी बढ़ते रहे इकोनॉमी में। इंक्रीज इन वेजेस फॉर ग्रेजुएट। बेटा ये तो अपने पास एक प्राइवेट बेनिफिट है ना, ये तो प्राइवेट बेनिफिट है, हमें क्या चाहिए, एक्सटर्नल बेनिफिट। नहीं, क्योंकि स्किल्स बढ़ती है ना बेटा, स्किल्स बढ़ेंगी तो वेज रेट तो बढ़ेगी, सही है, लेकिन प्राइवेट बेनिफिट। द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस व्हाट कुड कॉज दिस। कहता है गुड की प्राइस बढ़ गई है, ये हमारे पास इससे क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉल्स। बेटा अगर गुड की प्राइस बढ़ती है तो उसका रॉ मटेरियल से क्या लेना देना। द इनकम ऑफ कंज्यूमर प्राइसेस। बेटा हमारे पास हो सकता है कि डिमांड बढ़ गई हो, और जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आता है। जब डिमांड बढ़ती है, डायग्राम को देखो ना, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये प्राइस लेवल चल रही है ना, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी तो बेटा प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ जाएगी ना। तो ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है कि डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ रही है। द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड राइजेस। बेटा अगर गाड़ी की प्राइस बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर गाड़ी की प्राइस बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड गिर जाएगी। और बेटा अगर पेट्रोल की डिमांड गिरती है, पेट्रोल की डिमांड गिरती है, ये डिमांड है पेट्रोल की, ये सप्लाई है, ये प्राइस लेवल चल रही है, पेट्रोल की डिमांड गिरती है तो बेटा पेट्रोल की प्राइस में भी क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कम हो जाती है ना। तो हमने क्या बताना है यहाँ पे कि आपकी प्राइस बढ़ रही, वाले आपकी प्राइस बढ़ रही है, तो ये आपका आंसर नहीं है। द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉल्स। बेटा कोक की प्राइस बढ़ी जिससे पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोक की प्राइस बढ़ी तो पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा। अब एक गधे, कोक की प्राइस बढ़ी तो पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। हाँ, sorry। तो कोक की प्राइस कम होगी तो पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, कम हो गई। अब अगर कोक की प्राइस कम होती है तो पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। अबे यार पागल तो नहीं हो, कोक की प्राइस कम हो रही है तो पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम हो जाएगी। तो गलत बोल रहे हो ना आप। कोक की प्राइस कम होगी तो पेप्सी की डिमांड, लोग पेप्सी छोड़ के कोक पे जाना शुरू करेंगे तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी, वापस से आपका कर्व ऐसा पीछे की तरफ आएगा, और वापस से प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आएगा। हमने प्राइसेस को क्या करना है, तो आंसर क्या होगा, ठीक है, कि आपकी इनकम बढ़ी जिससे आपकी डिमांड बढ़ी। बी, imposing a maximum price for a good is an example of which type of government policy, regulations। क्योंकि बेटा फिस्कल पॉलिसी में टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग आता है, मॉनेटरी में मनी सप्लाई का लिंक आता है, सप्लाई साइड में सब्सिडीज वगैरह और ये सारी पॉलिसी आती है। रेगुलेशन का मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, और मैक्सिमम प्राइस इज फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन। Savers suffer as inflation rises to 4.4%. Which function of money is not involved in this statement? कहता है कि अगर हमारे पास बेटा इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो सेवर लोग सफर करेंगे। कहता है कि मनी का ऐसा कौन सा इसके अंदर फंक्शन है जो अफेक्ट होगा। सुनते हैं जरा उधर,
मीन्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है बेटा उधार, उधार लेंडर बोरोवर, यार कल ले लेना पैसे, अगले हफ्ते ले लेना, ये वो। तो उधार आपका सेविंग से लिंक नहीं करता, काट दो इसको। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है पैसे को यूज करना फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। बेटा अफेक्ट तो होता है पैसा, बट क्या पैसा जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ वो सेव कर रहा हूँ? उसने क्या पूछा हुआ है आपसे? सेविंग के हिसाब से ना। स्टोर ऑफ वैल्यू, आज अगर मैंने 100 रुपया सेव किया, 1 साल बाद अगर इन्फ्लेशन आती है तो उस पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, उसकी औकात गिर जाएगी, वो कम खरीद पाएंगे हम लोग उससे पहले के मुकाबले। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ गुड, और यूनिट ऑफ अकाउंट के अंदर भी हमारे पास बेटा सेविंग से एज सच कोई भी लिंक नहीं बैठ रहा हो। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मनी इज टू एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। व्हाट डज दिस मीन? बेटा मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि आप किसी भी गुड की कीमत लगा सकते हैं। तो आप कीमत जब लगाते हैं तो कौन सा आपका फंक्शन फुलफिल होता है यहाँ पे? डी वाला। मनी अलाउज पीपल टू बोरो एंड लेंड, बेटा इसके अंदर आपका मेजर ऑफ वैल्यू नहीं आता, आप लोगों को डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मनी अलाउज पीपल टू सेव देयर सरप्लस इनकम, बेटा ये स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, ठीक है, मैं लिखता रहता हूँ यहाँ पे। ये आपके पास डेफर्ड पेमेंट होता है, ठीक है, डेफर्ड पेमेंट। दूसरा वाला आपके पास स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, सही है। मनी इज यूज टू बाय गुड एंड सर्विसेज, बेटा ये है मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन या मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सॉरी, ये मैंने गलत मार्क कर दिया, ये क्या है आपका? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और ये डी क्या है आपका? यूनिट ऑफ। और उसने आपको यूनिट ऑफ अकाउंट के लिहाज से बात की हुई है कि आपने गुड को मेजर करना है। हम लोग गुड की वैल्यू कहाँ पे मेजर करते हैं? यूनिट ऑफ अकाउंट में। तो आंसर क्या बनेगा 12 का? डी बने। आगे, which trade union activity will be beneficial for firms? Balloting for industrial action to prevent redundancies। कहता है कि भाई हम लोग रिडंडेंसीज के अगेंस्ट आवाज उठाएं। तो मुझे एक बात बताओ, इससे फर्म को फायदा है कि नुकसान है? हम लोग रिडंडेंसी के अगेंस्ट बात उठाएं, आवाज उठाएं, फर्म के लिए फायदा है कि नुकसान है? अपने आप को रख के सोचो, क्यों फायदा है बेटा? बेटा मतलब जॉब से नहीं निकाल सकते हम लोग। उन्होंने आवाज उठाई कि हम लोग जॉब से नहीं निकाल सकते, तो फायदा है नुकसान है? नुकसान, काट। कैंपेनिंग टू रेज वेजेस ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबर, फायदा है नुकसान है? नुकसान। इंस्ट्रक्टिंग वर्कर्स टू स्ट्राइक ओवर सेफ्टी डिस्प्यूट, नुकसान। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन विच प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग विच रेजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, बेटा इससे किसको फायदा है? फर्म को फायदा। व्हाट इज नॉट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बेटा व्हाट इज नॉट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? कॉस्ट ऑफ फ्यूल होती है कि नहीं होती? होती है, यस। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होती है। एक्स्ट्रा आवर्स वर्क होते हैं, ये रेंट नहीं होता। तो आंसर क्या बनेगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फर्म्स रेवेन्यू? बेटा फर्म के रेवेन्यू की क्या डेफिनेशन होती है? सिंपल है, मनी रिसीव फ्रॉम सेल। What could cause internal diseconomies of scale? A fall in demand for the products produced by the firm. बेटा ये एक्सटर्नल फैक्टर है, और वैसे भी जब आपकी डिमांड गिरती है, वैसे भी जब आपकी डिमांड गिरती है तो उससे आपके क्या कहते हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, कॉस्ट वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। तो इसको काटो। डिसइकोनॉमिक्स का मतलब है कॉस्ट बढ़ जाना। अ मर्जर विद अनदर फर्म दैट रिजल्ट्स इन स्लो डिसीजन मेकिंग, बेटा ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। स्लो डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है, स्लो डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि बेटा आपके पास कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम किसके अंदर आती हैं? डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। स्पेंडिंग मोर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, कहता है बेटा हम लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा ये आपके पास क्या है? ये आपके एक्सपेंसेस का पार्ट है, बट आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करते हो, ये कैपिटल होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका हमेशा कैपिटल होता है। द लैक ऑफ स्किल्ड लेबर इन द जियोग्राफिकल एरिया वेयर द फर्म इज बेस्ड, बेटा ये एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। A government decides to leave direct taxes unchanged but to increase indirect taxes, कहता है कि भाई हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस को अनचेंज छोड़ रहे हैं ताकि हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा सकें। What is the policy intended to achieve? कहता है डायरेक्ट टैक्सेस आपके सेम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं।
तो देखें जरा क्या है, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट। बेटा टैक्स का एक्सचेंज रेट से क्या लेना देना? टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम फ्रॉम हायर टू लोअर इनकम ग्रुप। बेटा अगर आप हायर टू लोअर इनकम ग्रुप जाते हो तो आपको डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस, और यहाँ पर क्या हो रहा है, उलट हो रहा है। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं और डायरेक्ट टैक्सेस क्या हो रहे हैं, सेम रखे हुए। तो ये चीज तो आपकी पूरी नहीं होती, समझे। टू रिड्यूस बजट डेफिसिट। बेटा बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है और टैक्स रेवेन्यू कम। अब देखो मेरी बात सुनो, उसने क्या किया हुआ है, उसने क्या किया हुआ है भाई, उसने डायरेक्ट टैक्सेस सेम रखे हुए और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए। देखो डायरेक्ट टैक्स को तो मैं फिर भी अवॉइड कर सकता हूँ, साइलेंट करो अब्दुल्ला पे, साइलेंट करो phone। और तुम क्या मैसेजों में बात करने आते हो यहाँ पे? इधर आके बैठो फ्रंट पे, इधर आओ। फोन रखो टेबल पे, हिले ना यहाँ से। डायरेक्ट टैक्सेस उसने बोला सेम रखेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देंगे। तो हम लोग कौन से ऑप्शन पे हैं, सी पे, टू रिड्यूस अ बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपके पास ज्यादा है और टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास कम है। तो अगर बेटा मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देता हूं तो क्या मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को अवॉइड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो किसी ना किसी तरह मेरे पास टैक्स रेवेन्यू हमेशा कलेक्ट हो रहा होगा। बट डायरेक्ट टैक्सेस को तो मैं अवॉइड कर सकता हूँ ना। तो गवर्नमेंट ने चालाकी की, गवर्नमेंट ने बोला डायरेक्ट टैक्सेस जैसे हैं वैसे छोड़ दो, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दो ताकि कोई अवॉइड ना कर सके। तो गवर्नमेंट का जो बजट डेफिसिट है वो क्या होता रहेगा भाई, कम होता है, सरप्लस में जाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि डेफिसिट कम होता है। टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बेटा इनडायरेक्ट टैक्स से एग्रीगेट सप्लाई कम होती है। जब एग्रीगेट सप्लाई कम होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और ओवरऑल प्राइसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझे बात को। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज, सी आना बेटा, सी आंसर है ना, बताया तो अभी। ये देखो, व्हाट इज मोस्ट लाइकली रीजन, व्हाट इज मोस्ट लाइकली रीजन टू इंक्रीज गवर्नमेंट सब्सिडीज। मैं ये बेटा तोड़ दूंगा, इसको रखो टेबल पे, आप ही लगाना। व्हाट इज मोस्ट लाइकली रीजन टू इंक्रीज गवर्नमेंट सब्सिडीज। कहता है गवर्नमेंट सब्सिडीज बढ़ाने के लिए क्या हमारा सबसे ज्यादा एक रीजन होगा, बताओ जरा क्या आंसर होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड। विच पीपल आर मोस्ट लाइकली टू गेन एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। बेटा आप याद करो, आप लोगों को लेंडर बोरोवर का एक केस पढ़ाया था जहां पे बताया था कि बोरोवर सबसे ज्यादा फायदे में होता है क्योंकि वो पैसे तो सेम वापस करता है बट उन पैसों की वैल्यू फॉल हो चुकी होती है। तो आंसर क्या बनेगा, द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री जेड अनाउंसेस एन इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन वर्कफोर्स ट्रेनिंग। कहता है कि गवर्नमेंट है कंट्री जेड की, उसने कहा कि भाई मैं स्पेंडिंग इंक्रीज करूंगा वर्कफोर्स ट्रेनिंग के ऊपर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस सप्लाई साइड पॉलिसी लाइकली टू बी। कहता है कि अगर मैं स्पेंडिंग करता हूँ वर्कफोर्स ट्रेनिंग पे तो सप्लाई साइड पॉलिसी के हिसाब से किस पे सबसे ज्यादा मेरे पास फायदा होगा। बेटा अ डिक्रीज इन कंट्री जेड एम्प्लॉयमेंट रेट, गलत, आपका एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। अ डिक्रीज इन कंट्री जेड्स एक्सचेंज रेट, गलत बेटा, जब आप अच्छा काम करेंगे आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपके एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस होते हैं, और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उससे आपका एक्सचेंज रेट बढ़ता है ना कि कम होता है। एन इंक्रीज इन कंट्री जेड्स इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, यस, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपका टोटल पोटेंशियल जो है वो ऐसा राइट बढ़ जाएगा क्योंकि ट्रेनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सारी चीजें हो रही। एन इंक्रीज इन कंट्री जेड्स इंटरेस्ट रेट, बेटा ट्रेनिंग का इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। 21. The table shows the table shows real GDP. The table shows real GDP in US billion जो हमारे पास है for a country over 3 years, for a period of 3 years. ईयर गिवन है आपके पास रियल जीडीपी गिवन है, सही है, 3 सालों का। व्हाट डज द जीडीपी डेटा इंडिकेट फॉर द कंट्री बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 3। कहता है 1 से लेके 3 तक आपके पास जीडीपी का क्या चल रहा है मामला। अ रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बेटा रियल जीडीपी निकालने के लिए ना हमारे पास आरबीआई का होना जरूरी है।
क्या आपके पास इस क्वेश्चन में आरपीआई गिवन है? नहीं। तो आप कैसे जज कर सकते हैं कि आपके पास इन्फ्लेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अब जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी दो चीजों से बढ़ता है, या तो आपका एडी बढ़ जाए या तो आपका एएस बढ़ जाए। इन दोनों से जीडीपी बढ़ता है ना। बट फर्क क्या है कि एडी बढ़ने से प्राइस बढ़ती है और एएस बढ़ने से प्राइसेस कम होती है। हमें क्या पता किस तरह जीडीपी बढ़। तो क्या हम लोग ये चीज जज कर सकते हैं कि नहीं यार हमारी प्राइसेस बढ़ेंगी हमेशा, काट दो। एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा 21 को जरा देखिएगा, कहता है एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है, बट इसके बारे में कहानी सुनो। इसके बारे में कहानी सुनो बेटा, ये देखो ये रियल जीडीपी गिवन है ना। 205 से हम लोग जा रहे हैं 215, ये कितने परसेंट से इंक्रीज होगा जरा कैलकुलेट करके बताओ। न्यू माइनस ओल्ड ओवर मल्टीप्लाई बाय 100 करें, कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड। बेटा 10/205 कर दो ना यार, सीधा सीधा मल्टीप्लाई बाय 100 करके बता दो क्या आ रहा 4.87%। अब ये भी निकाल के बताओ। 4/215 मल्टीप्लाई बाय 100, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, 4/215 मल्टीप्लाई बाय 100, 1.86। बेटा एक बात बताओ, क्या हमारे पास जीडीपी रेट बढ़ रहा है? परसेंटेज क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। दी एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यस, क्योंकि थ्रू आउट जीडीपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पॉजिटिव में है, इसका मतलब है कि थ्रू आउट आपका जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पर कैपिटा, बेटा पर कैपिटा का मतलब होता है पर बंदा। और इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या हमारे पास पॉपुलेशन है? नहीं, तो आंसर क्या बनेगा? व्हाट इज द लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ फॉलिंग लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कहता है अनएम्प्लॉयमेंट गिरने का क्या हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? डाउनवर्ड प्रेशर ऑन वेज रेट्स, इंक्रीज इन वेलफेयर बेनिफिट्स, राइज इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, राइज इन इनकम टैक्स रेवेन्यू। बेटा एक बात सुनो, व्हाट इज अ लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ फॉलिंग लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? कि हमारे पास जब अनएम्प्लॉयमेंट गिरता है, बेरोजगारी हमारे पास कम होती है, तो उससे हमारे पास क्या चीज हो सकती है? सही है। अच्छा, डाउनवर्ड प्रेशर ऑन वेज रेट। बेटा एक बात सुनो ना, जब भी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट गिरती है, बेरोजगारी गिरती है, यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो चुकी है? जब सप्लाई ऑफ लेबर कम होती है तो वेजेस पे क्या इफेक्ट आता है? बढ़ती है। यहाँ पे क्या लिखा है उसमें? सही है गलत है? गलत है। डाउनवर्ड प्रेशर का मतलब वेजेस गिर रही है, हालांकि सप्लाई कम होने से वेजेस बढ़ती है। इंक्रीज इन वेलफेयर बेनिफिट पेमेंट, भाई अगर लोगों को नौकरियां मिल रही हैं तो आप लोगों को वेलफेयर बेनिफिट पेमेंट क्यों देंगे? आप पागल? तो गवर्नमेंट के वेलफेयर बेनिफिट्स भी क्या हो जाएंगे? सेव होंगे, कम होना स्टार्ट। राइज इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, बेटा क्या गुर्बत बढ़ती है अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से? राइज इन इनकम टैक्स रेवेन्यू, यस, आपके इनकम टैक्सेस बढ़ना स्टार्ट होंगे। अच्छा, द डायग्राम शोज इटलीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड जीडीपी पर हेड। When do Italy's unemployment rate and GDP per head rise at the same time? कहता है कौन सा ऐसा टाइम है आपके पास जहां पर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जीडीपी एक साथ बढ़ना स्टार्ट हो जाए? अब यहाँ पे आओ जरा, 2000 से 2001। बेटा 2001 आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 2000 में जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपका जीडीपी पर हेड तो बढ़ रहा है, ठीक है। बट आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। 2007 से 2008, बेटा 2007 से 2008, 2007 कुछ ना कुछ यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 8 देखो अपवर्ड जा रहा है, या नजर ही नहीं आएगा आप लोगों को, एक सेकंड। ये आपका अज्यूम मतलब इस हिसाब से 2007 आ गया, ये 2008 आ गया, ठीक है, और ये 2009 आ गया। सही है, तो हम लोग 7 और 8 की बात करें। अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड जा रहा है। इसको भी देखो 7 से 8, 7 से 8 देखो, ये आपका 2000, ये आ गया 2007, ठीक है, ये आ गया 2008, ये आ गया आपका 2008,
अपवर्ड जा रहा है ये भी सही है, चलो पॉसिबल आंसर है। आगे देख लेते हैं 2009 2010, बेटा ये 2009 आ रहा है आपका, सही है भाई, क्या मसला है भाई, ये आ रहा है 2009, ठीक है। अच्छा, और ये आ रहा है आपका 2009, अबे यार, ठीक है 2009, 2009 से 2010, बेटा देखो ये तो अपवर्ड जा रहा है बट ये डाउनवर्ड स्लोप, छोड़ दो इसको। और 2014 से 2015 इसको भी देख लेते हैं भाई, ये 14 आ गया, 14 तो वैसे ही डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है, समझे, तो आंसर क्या बनेगा इसका। तो उसने क्या बोला था, दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, राइज, ठीक है, राइज एट द सेम टाइम। आगे हैं 24, during a recession, many people in a city become unemployed and their incomes fall. Some people can no longer pay the rent on their houses or buy the food they need. What is the effect of recession in the city? बेटा ना वो अपना रेंट पे कर पा रहे हैं, ना वो अपना फूड खरीद पा रहे हैं, यानी कि रोटी खाने के भी पैसे नहीं है। रोटी खाने के पैसे ना होना किसको कहलाया जाता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। अच्छा, फिर वो क्या कहता है, लोग अनएम्प्लॉयड भी हैं और लोगों की इनकम लेवल भी फॉल हो गई, यानी कि अफोर्डेबिलिटी का भी इशू आ गया। तो बेटा रिलेटिव गुर्बत भी क्या हो रही है आपके पास, बढ़ रही है। आंसर विल बी ए। The Peruvian government set itself the target of reducing the number of population in poverty. कहता है कि हम लोग जितने लोग गुर्बत में बैठे हुए हैं उनको हम लोग कम करने जा रहे हैं। What change does not indicate that the Peruvian government had made progress towards this target? कहता है कौन सी ऐसी चीज है जो हमें ये चीज इंडिकेट कर दे कि पेरुवियन गवर्नमेंट ने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया। अच्छा भाई, अराइज इन एम्प्लॉयमेंट, बेटा इसमें पेरुवियन गवर्नमेंट ने अपने टारगेट को अचीव किया है, जाहिर सी बात है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों के पास जो है वो गुर्बत कम है। राइज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी, बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी का अमीरी गरीबी से कोई लेना देना है, जिंदगी मौत का अमीरी गरीबी से कोई लेना देना है, नो। राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि लोग लंबा उम्र जिएंगे, लंबा उम्र काम करेंगे, अपने आप को सपोर्ट करेंगे। राइज इन द लेवल ऑफ एडल्ट लिटरेसी, बेटा इससे भी आपके पास जॉब्स वगैरह क्रिएट होगी, लोगों के पास पैसे आने स्टार्ट होंगे। तो आंसर विल बी बी। What is not a reason for the decline in manufacturing industries in developed economies in recent years? कहता है भाई एक बात बताओ, क्या चीज आपके पास रीजन नहीं है कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर, क्या रीजन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखो जरा, ग्रोथ ऑफ न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंपैरेटर कंट्री, बेटा बहुत जल्दी आ गई, ग्रोथ ऑफ न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंपैरेटर इंडस्ट्रीज। बेटा अगर आपके पास कंपैरेटर कंट्रीज ग्रो करती हैं तो इसके अंदर आपकी जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो डिक्लाइन करनी चाहिए। यस, तो ये आपके पास डिक्लाइन करेंगी, तो डिक्लाइन का एक रीजन आपको मिल गया। इन्वेंशन ऑफ ऑटोमेटेड प्रोडक्शन मैथड, बेटा अगर मशीन वगैरह आएगी तो क्या आपकी इंडस्ट्री डिक्लाइन करेगी, नो, तो ये रीजन नहीं है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ फैक्टर इनपुट इन द स्टील इंडस्ट्री, बेटा अगर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या आपकी इंडस्ट्री डिक्लाइन करेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इंडस्ट्री डिक्लाइन करेगी, यस। कंसिडरेबल स्किल शॉर्टेज एज स्कूल लीवर्स प्रेफर टू वर्क इन द सर्विस सेक्टर, बेटा अगर लोग सर्विस सेक्टर में काम करना शुरू करें और स्कूल्स को छोड़ना शुरू कर दें, क्या आपकी इंडस्ट्री डिक्लाइन करेगी, यस, क्योंकि लोगों के पास स्किल्स नॉलेज वगैरह नहीं होगी। तो आंसर क्या बना, टेबल शोज कंट्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। व्हाट वाज कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड आपने बताना है गुड्स एंड सर्विसेज का। एक्सपोर्ट ऑफ गुड कितना है 200, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कितना है 35, तो बेटा 200 प्लस 35 माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड कितना है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कितना है, कैलकुलेट करो जरा क्या आ रहा है आंसर, सरप्लस ऑफ 7। कंट्री एक्स एक्सपोर्ट स्टील टू कंट्री वाई एट अ प्राइस बिलो इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बेटा ये कौन सी चीज के साथ, डंपिंग के साथ है। दिस हैज लेड टू अ फॉल इन डिमांड फॉर स्टील प्रोड्यूस्ड इन कंट्री वाई। व्हाट इज अ मेथड ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शन दैट कंट्री वाई कुड यूज टू रिड्यूस इंपोर्ट्स ऑफ स्टील फ्रॉम कंट्री एक्स, तो बेटा क्या होना चाहिए, एंटी डंपिंग टैरिफ्स। What would increase the demand for a country's currency on the foreign exchange market? कौन सी चीज से बेटा आपकी डिमांड फॉर करेंसी इंक्रीज होती है, एक्सपोर्ट से या इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट। डिक्रीज इन इनवर्ड इन्वेस्टमेंट, बेटा इससे आपकी डिमांड फॉल होगी। डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे भी डिमांड फॉल होगी, याद होना चाहिए आप लोगों को। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट से डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज इन इंपोर्ट से सप्लाई बढ़ती है, ठीक है।
Country X has a persistent deficit on the current account of the balance of payment. Which policy measure is most likely to improve this situation? कहता है कंट्री एक्स के अंदर बेटा डेफिसिट चल रहा है करंट अकाउंट के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट में। कहता है कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिससे ये सिचुएशन इंप्रूव हो जाए। डेफिसिट का मतलब है कि आपने बेटा इंपोर्ट को कम करवाना है और आपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। तो देखो जरा कहाँ पे हो रहा है ये, लोअरिंग इंपोर्ट कोटा। बेटा क्या मतलब है इस टर्म का? इंपोर्ट बढ़ा रहे, इंपोर्ट बढ़ा बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, गलत मतलब जो इंपोर्ट अमाउंट जो मंगाना रहा है उसको और कम कर। जी। यानी कि आप पहले 500 गाड़ी मंगवा सकते थे, अब आप खाली 100 गाड़ी मंगवा सकते हैं। लोअर करने का मतलब कम कर देना, लिमिट को और कम कर देना। तो इससे इंपोर्ट्स कम होंगी आपकी। ठीक है जी, पॉसिबल आंसर है। लोअरिंग इनकम टैक्स, बेटा इनकम बढ़ेगी तो लोग इंपोर्ट वगैरह बढ़ाएंगे। लोअरिंग इंपोर्ट टैरिफ, यानी कि टैरिफ की परसेंटेज कम कर दी तो इससे भी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। लोअरिंग एक्सपोर्ट सब्सिडीज, बेटा सब्सिडीज गिरा दी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगी? हमें एक्सपोर्ट्स क्या करनी है? बढ़ानी है। तो आंसर क्या बचा आपका? समझ गए बात को? तो बेटा ये आपका पेपर था 2023 मई जून, वेरिएंट 12। समझ गए? चलो अल्लाह हाफिज़।